बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है, तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे आप ठीक तो हैं? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुँची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है।
ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो, छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है।
और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। दीपक अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो अपने गांव के पुश्तैनी मकान में अकेले ही रहता था और खेतीबाड़ी संभालता था। जिंदगी उसके मुताबिक ही कट रही थी, लेकिन तभी उसे एक गहरा सदमा लगा, ये जानकर कि उसकी जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं। उसे एक बीमारी है जो कि 3rd स्टेज पर है और अब मुश्किल से उसकी जिंदगी का 1 ही महीना बचा है। एक शाम दीपक अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने घूंघट करा था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। अरे, कौन हो तुम? और इतनी रात को इस सुनसान जमीन पर क्या कर रही हो? वो अनजान लड़की रोते हुए, मेरा नाम मंजू है। अरे मालिक, अब क्या बताए, रास्ता भटक गई हूँ अपने गांव का। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोई पहचान वाला या दरिया दिल इंसान भी नहीं नसीब हो रहा। तो क्या आज तुम पूरी रात इस बंजर जमीन पर यूं ही रोती रहोगी? तो अब और क्या करूं मालिक, इस अभागन की किस्मत में यही लिखा है। दीपक मन ही मन सोचते हुए, है तो ये कबला नारी ही, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा सुनो, आज रात के लिए तुम मेरे घर चलो। आज की रात वहीं रुक जाना और कल सवेरे सवेरे ही चली जाना। हाँ ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। दीपक मंजू को आज की रात के लिए जगह दे देता है। अगली सुबह दीपक एक गहरी लेकिन थकावट वाली रात को पूरा करते हुए बिस्तर से उठता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे मंजू आईने के सामने बाल बनाते दिखती है। उसे देखकर कुछ समय के लिए तो दीपक मदहोश सा हो जाता है। दीपक मन ही मन बड़बड़ाता हुआ, ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। पिछली रात घूंघट के कारण वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन अब जब उसने उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो उस पर फिदा हो गया। मालिक, अब मेरे निकलने का वक्त हो गया है। अरे इतनी जल्दी? चलो बढ़िया सी चाय हो जाए। दीपक चाय बनाकर लाता है। दीपक का पूरा मन था कि उसके दिल में मंजू के लिए क्या चल रहा है ये उसे बता दे, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत कहां। खैर, दोनों साथ चाय पीते हैं और दीपक भी जाते जाते उसे कहता है, मंजू, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो तुम आती रहना मुझे मिलने के लिए। जी बिल्कुल, अभी मैं चलती हूँ। इसके 2 दिन के बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़ने लगा
उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। उसका कोई भी अपना नहीं था और न ही उसका कोई परिवार था। लेकिन तभी उसे मंजू याद आ जाती है। जैसे ही उसके दिमाग में मंजू का नाम आता है, वैसे ही दरवाजे पर एक घंटी बजती है। दीपक धीमे और थके आवाज में, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ सकते हो। दरवाजे के बाहर मंजू खड़ी थी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। अरे मंजू, तुम यहां इतनी रात को? आपने हमें याद किया और हम हाजिर। चलिए ये सब छोड़िए, मैं आपको यूं ठीक कर दूंगी। नहीं मंजू, अब तो डॉक्टर ने भी जान बचाने से साफ इनकार कर दिया है। अब बस कुछ हफ्तों में मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको पूरी तरह स्वस्थ कर दूंगी। उस रात मंजू ने दीपक को गर्म पट्टी से सेका और दीपक की भी न जाने कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह हुई तो मंजू पहले से उठकर जागी थी और दीपक के लिए चाय बना लाई। उस पूरे दिन मंजू दीपक की जी जान से देखभाल कर रही थी और कुछ हर्बल दवाइयां भी दी। आज की रात दोनों एक ही पलंग पर आराम कर रहे थे। दीपक खुद पर काबू न पा सका और जाकर मंजू से लिपट गया। मंजू को भी जैसे दीपक की बाहों में एक बहुत हसीन सुकून मिल रहा था। दोनों उस रात खूब इंटीमेट हुए, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर, वो बात अलग है कि वो शादीशुदा नहीं थे। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल थी, वो भी खुद को रोक ना सकी। अगली सुबह जब दीपक की नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे किसी भी तरह का बुखार, थकावट या बीमारी का संकेत बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो मंजू को आवाज लगाने लगा, लेकिन मंजू उसे पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शर्मा के चली गई होगी, दोबारा जरूर आएगी। लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया, जो उसने कहा था कि वो दीपक को बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा लेगी। वो अपने डॉक्टर से भी मिला और इस बार उसके हेल्थ रिपोर्ट्स बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल सेफ था। अब वो उस लड़की का पता ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की यानी मंजू उसे कहीं नहीं मिली। आज भी ये एक गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक की कौन थी, जिसने उसे जिंदगी दी लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एक प्यार करने वाली चुड़ैल तो नहीं थी। 16 जुलाई 2012, कसेड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौट रहे थे। वो सब हॉलिडेज एंजॉय करने के बाद वापस अपने होम टाउन लौट रहे थे। अरे यार, कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। हाँ यार, साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में कुछ पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? पता नहीं यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है। ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, क्या बहाना है? तो तेरे कहने का मतलब है कि रात को ये रास्ता अपने आप लंबा हो गया है? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने अब तक कभी रात में इस रास्ते से सफर नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, तो बिना एक्सपीरियंस के ही तूने रात के 12 बजे इस रास्ते को चुना है?
वो अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो ट्रक लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। साहिल, साइड दे उसको, वरना ये हमको मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था जैसे खंडर से निकाला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक थी। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। तो दोस्तों, अब क्या इरादा है? मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि असल में माजरा क्या है। तू पागल हो गया है क्या? आधी रात में इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक में से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले पोशाक पहने हुए थे और उसके सिर पर एक हैट था। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने को उत्सुक हो गए। अमित को भी मजबूरन उनके साथ चलना ही पड़ा। भला वो अकेला रहकर क्या ही कर लेता। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उस ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक ट्रक ड्राइवर, यानी वही नकाबपोश आदमी, उसने कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उन्हें बेरहमी से खाए जा रहा था। वो जिस्म के हर अंग को निकाल निकाल कर बड़ी गंदी तरह से खाए जा रहा था। भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो जल्दी यहाँ से। हड़बड़ाहट में वो सभी एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही उसे वहां 3 लड़के भागते और एक अकेला अमित खड़ा दिखा। वो शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद का नजारा इससे भी भयानक होने वाला था। भागो सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुकना मत। सभी गाड़ी की तरफ भागने लगे और फाइनली गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वो शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल, क्या कर रहा है? जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? कोशिश तो कर ही रहा हूं। साहिल गाड़ी को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उन्हें दिखता है कि अब वो दूर खड़ा शैतान अमित के जिस्म को खाने के बाद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो अब तेज हो चुका था और वो गाड़ी के लगभग नजदीक पहुंच ही गया था। लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वो शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वो हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया
और अनिकेत ने खिड़की से बाहर अपनी मुंडी निकाली, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वही शैतान है। तभी उस शैतान ने अनिकेत के सिर को अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डर गए और जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वो दोनों सांस दबाए चुपचाप लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर उसे राजीव एक कोने में दिखा। वो शैतान लंबे नाखून और अपनी धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। उसका भी सिर धड़ से जमीन पर आ पड़ा। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिस वजह से वो बच गया। 16 दिसंबर 2012 की रात कसैड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे हर किसी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतहा रास्तों से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतहा सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे उसी कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके।